आप इसको पहले से भी जानते हैं, जिन्होंने पॉलिनोमियल्स वगैरह पढ़ा होगा वो इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे अच्छे से, और अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जान सकते हैं कि इक्वेशन जो होता है उसमें इन्हीं अल्फ़ा नंबर्स का खेल होता है, जिसमें इक्वल टू के दोनों साइड नंबर और अल्फ़ा नंबर दोनों रहते हैं, और उसमें एक अल्फ़ा वेट जो रहता है उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। इसमें हम लोग निकालेंगे वैल्यू एक्स का क्या वैल्यू होगा, यही होता है इक्वेशन। तो इसके बारे में ढेर सारी चर्चाएं होंगी अभी, और हम लोग देखेंगे कि क्या इस इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या अंतर है। तो ये तो नॉर्मल इक्वेशन था, अब हम लोग चलते हैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। इससे पहले हम लोग देखते हैं ज़रा सा इसका हिस्ट्री किस तरह का रहा है। तो जब आप इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि इक्वल टू के दोनों साइड क्या क्या वैल्यू दिए हुए हैं उसको देखना है। क्या इक्वल टू के दोनों साइड कितना अल्फ़ा वेट है, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा इसको, ये सारी बातें आज हम लोग ढेर सारी चर्चाओं के द्वारा इसको सीखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि सेशन अच्छा हो, इसके लिए हम इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाएंगे आपको। और देखते हैं इसमें सबसे पहले इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है, अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज़ इक्वेशन, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि इन्होंने पूछ दिया आपसे, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ा नंबर विथ सम कांस्टेंट टर्म फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट। मतलब इसमें क्या है कि अल्फ़ा नंबर्स और कांस्टेंट टर्म दोनों जुड़े हुए हैं। अभी आपको मैंने एक क्वेश्चन किया था 4x + 6 = 12, तो इसमें ये वाला टर्म जो है, ये वाला, इसको कहेंगे हम लोग अल्फ़ा नंबर्स, अल्फ़ा नंबर्स। अच्छा, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसका वैल्यू बदलेगा नहीं। ये सब चीज़ें आप पहले से जान रहे होंगे, इसीलिए हम इसको जब बता रहे हैं तो आपको कनेक्ट इजी से हो पा रहा होगा। और ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो जो भी नंबर आप देखेंगे वो सब के सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और जब भी नंबर के साथ में अल्फ़ाबेट यानी ABCD का कोई भी अक्षर जुड़ा रहेगा तो वो अल्फ़ा नंबर्स है। तो सारा का सारा इसमें चक्कर है इसका, यहाँ जो भी दिया रहेगा, जो भी अल्फ़ाबेट जुड़ा हुआ रहेगा उसके वैल्यूज़ क्या आते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे वेरिएबल टर्म्स भी कहते हैं, वेरिएबल्स, और इसे नॉन वेरिएबल्स भी कहते हैं, ये भी नॉन वेरिएबल्स में है। तो इसमें हमने इक्वेशन को डिफाइन किया था कि अल्फ़ा नंबर जब कांस्टेंट टर्म के साथ जुड़े हैं, तो देखिए अल्फ़ा नंबर कांस्टेंट टर्म के साथ जुड़ा हुआ है, कांस्टेंट टर्म के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें फाइंडिंग क्या है, वैल्यू ऑफ अल्फ़ाबेट, इसमें इस अल्फ़ाबेट का वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है। तब इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व करने के इसके नियम क्या है, तो सबसे पहले मैथमेटिकल साइनों का जो भी खेल है उसको देख लेते हैं। अगर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो सामने इधर आके माइनस होगा, अगर माइनस है तो इस तरफ प्लस होगा, अगर मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड होगा, अगर डिवाइड है इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक ही नहीं, अगर इधर स्क्वायर है उधर जाके रूट होगा, अगर इधर रूट है दूसरे साइड जाके स्क्वायर होगा। ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। एक बार फिर से सिर्फ रिवीजन हम लोगों को करना था, हम लोग रिवीजन कर रहे थे उसको। चलिए देखते हैं और आगे इसमें हम लोग। तो ये था आपका सिंपल सा इक्वेशन। अब देखते हैं हमारे एक एशिया के ही एक देश ग्रीक के बारे में, जहाँ के पड़ोस के क्षेत्र एक बेबीलोन है। तो बेबीलोन के लोगों को मैथ्स बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा, उनको मैथ्स से बहुत ज़्यादा अफेक्शन था।
अब अफेक्शन इस तरह का कि वो लोग इसकी कंपटीशन वगैरह रखते थे, खूब सारा इस पर क्विज वगैरह करते थे। इसकी प्रतियोगिताएं ठीक ऐसे होती थी जैसे कोई स्पोर्ट का आजकल प्रतियोगिता होता है, ओलंपिक वगैरह होता है। वहाँ के लोगों को खूब सारा पसंद था मैथ्स के ऊपर शोध करना, और इसमें काफ़ी कुछ योगदान वहाँ के बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने दिया है। ठीक है, बहुत सारे मैथमेटिशियन वहाँ पर हुए, उन्होंने दिया है। वहाँ के कुछ लोग भारत आए और भारत में आकर उन्होंने क्या किया, ब्रह्मगुप्त की बुक पढ़ी, ब्रह्मगुप्त की बुक पढ़ी। उन्होंने मैथ्स के ऊपर खूब सारा शोध किया था। तो उन्होंने उसमें एक चीज़ बताया था जिसका नाम था द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, चलिए इक्वेशन को ही हिंदी में समीकरण कहते हैं, स्पष्ट है आपको। द्विघात, इसको अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं तो द्वि प्लस घात। द्वि का मतलब होता है दो, और घात का मतलब होता है पावर। यानी कहा जा सकता है जिस समीकरण का अधिकतम पावर, अधिकतम घात बोलिए या पावर बोलिए, अधिकतम पावर 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट है द्विघात समीकरण से कि इसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसमें कि किस तरह का इसमें मैक्सिमम पावर वाला आता है। x² + 5x + 6, देखिए इसका मैक्सिमम पावर देख लीजिए यहाँ पर। अच्छा, किस चीज़ का मैक्सिमम पावर, ये भी ध्यान रखना है। इसमें समीकरण के, इसको और स्पष्ट अगर किया जाए तो समीकरण के वेरिएबल्स का, समीकरण के वेरिएबल्स का अधिकतम घात। देखिए इसमें यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो अधिकतम कितने हैं, 2 हैं। इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग कि ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, और भी हम लोग पहचानने सीखेंगे इसमें, देखते हैं और आगे बढ़ के। ब्रह्मगुप्त जी ने किस तरह का इसमें इक्वेशन दिया था, उन्होंने बताया था ax² + bx + c, एक टर्म के रूप में उन्होंने ऐसा दिया था। ये इसको कहा जाता है द्विघात का स्टैंडर्ड वर्जन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहा जाए, वर्जन कहा जाए, जो कहा जाए इसमें। यहाँ पर इसी a को हम लोग बदल देते हैं, इसके बदले में हमारा जो भी मन होता है वो रखते हैं। ठीक है, ये सब के सब। और ये c वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट शब्द फिर से आप याद रखिएगा, जब भी कांस्टेंट कहेगा यानी कि किसी नंबर का कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर्स रहेंगे। यहाँ पर अल्फ़ाबेट जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ वेरिएबल टर्म्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, यानी कि पहले दोनों में वेरिएबल्स होंगे, लेकिन लास्ट वाला टर्म हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको कोई कह दे कि बताइए ये वाला कैसा, किस तरह का है, पूछेगा बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आपका जवाब बिल्कुल इसमें होना चाहिए कि नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। इसी कारण से इसे द्विघात समीकरण हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो द्विघात को पहचानने का, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपको किसी ने अगर लिख कर दिया है, इस तरह का लिख के दिया है, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि वेरिएबल टर्म्स कहाँ है। तो वेरिएबल यहाँ है, वेरिएबल यहाँ है। अच्छा, इसका पावर कितना है, 1 है, इसका पावर कितना है, 2 है। अब इस दोनों में देखते हैं मैक्सिमम पावर कितना है। अच्छा, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये चीज़ें अच्छी है। अगर आपको कोई कह दे, फिर से क्वेश्चन कर दे कि बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है, तब आपका जवाब फिर होना चाहिए कि नहीं सर, ये द्विघात समीकरण ये भी नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 3 आ रहा है, जो कि इसके इक्वेशन को वैलिड नहीं कर रहा है। हमने पढ़ा अभी तुरंत कि सर मैक्सिमम पावर इसका कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए था।
तो ये चीज़ तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सीख गए होंगे कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानना है। आपका पहला क्वेश्चन भी इसी तरह का आपके बुक में दिया होगा कि द्विघात समीकरण कैसे पहचाना जाए, हाउ टू डिटरमाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, इसका देखते हैं हम लोग गुणनखंड देखते हैं, हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, जो इस चैप्टर का जान भी है, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज इसी का किया गया है। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे, आपके SW के रूप में, कि आप बताएं कुछ क्वेश्चंस हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप इसे SW के रूप में रखेंगे और इसे पहचानेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए गुणनखंड हम लोग सीखते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें गुणनखंड के रूप में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है x² + 5x + 6। आप क्लास 7 से ही सीखते आ रहे हैं। अच्छा, ये हम अपने मन से इधर लगाए हुए हैं 0। ठीक है, ठीक है, जब भी ऐसा लगा रहे तो इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके जीरोज कितने हैं। ठीक है, जीरोज करने के बदले आप ये कह सकते हैं कि इसके रूट्स कितने हैं। ठीक है, अभी हम लोग पहचानेंगे कि रूट्स कहते किसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालने सीखते हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर सीखे हुए तब भी ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हो तो हम इसके आगे में अपने मन से, अगर नंबर नहीं लगा हुआ है तो 1 लगाएंगे और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 जा 6 होता है। अब देखते हैं कि 6 को कैसे लिखा जा सकता है। 6 को हम लोग 1 × 6 लिख सकते हैं, 6 × 1 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। इसके अलावा और कोई इसका रूप नहीं है। देखते हैं अब, चलिए ये तो आपको पता चला है कि ये इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे आ सकते हैं। अब हम बीच वाले टर्म को ज़रा सा ध्यान रखेंगे। बीच वाले टर्म में 5 लिखा हुआ है और हमें 5 तो कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं इसमें 5 दिख नहीं रहा है। क्या किया जाए, इस सब को मल्टीप्लाई करने पे भी 5 नहीं आ रहा है, सब्सट्रैक्ट करने पे तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर कहीं सब्सट्रैक्ट दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, डिवाइड करने पे भी कहीं पे 5 नहीं आ रहा है, यानी कि एक ऑप्शन बचा हुआ है। प्लस करके देखते हैं, 6 + 1 करते हैं तो 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। अच्छा, इसको देखते हैं 2 + 3 या 3 + 2 करते हैं तो आपको क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यानी कि इन दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। किनको, ये ध्यान रखना है। आप यहाँ पर इसको 1x² ऐसे ही छोड़ देंगे और ये वाला साइन डालेंगे, इसे इम्प्लाइज डैट कहते हैं, या हिंदी वाले बच्चे हैं तो उसको या भी लिख सकते हैं। यानी कि इसके बदले ये लिखा जा रहा है। आप बराबर का साइन नहीं डाल सकते क्योंकि बराबर यानी इक्वल टू का साइन इधर भी है। अगर यहाँ भी हो जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन एररफुल हो जाएगा। देखते हैं इसमें, अब ये तो हम जैसे के तैसे उतार दिए हैं। 5x पुराना है इसको हमको, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और ये तभी संभव है जब इसको या इसको यूज किया जाए। देखते हैं हम लोग इसी को यूज करते हैं तो लिखते हैं 2x, x इसीलिए क्योंकि x वाला टर्म है, प्लस 3x, और यहाँ जो संख्या है उसको हम ऐसे यहाँ पर उतार कर छोड़ डालें। बताइए आप हमें, इसमें देखिए 2 और 3 दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इससे हमें 5 प्राप्त होता है और x और x पर तो x आ ही जाएगा, यानी 2x + 3x किए तो हमें 5x मिल चुका है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो 2x × 3x = कितना आया, 3 × 2 = 6x², जो हमें यहाँ से भी आया था। अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो यानी 1x² ये वाले टर्म को और × 6 को मल्टीप्लाई किया था तो
6x²। देखिए यहाँ भी मिला होगा आपको, यहाँ भी प्राप्त हो चुका है, यानी हमने जो काम किया है वो अभी सही किया है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ज़रा सा देखते हैं और क्लियर करते हुए। अब अगला स्टेप जो इसका होगा उसमें हम लोग कॉमन लेने देखेंगे, इसमें क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर भी x वाला टर्म है, यहाँ पर भी x वाला टर्म है, x इससे कॉमन लेते हैं। यहाँ हमें बचता है एक x बचता है, आप चाहो तो यहाँ 1x लिख भी सकते हो प्लस, और यहाँ पर x कॉमन चला गया तो बचा 2। इन दोनों में देखते हैं 3 के टेबल में 3 भी है, 3 के टेबल में 6 भी है, ये ध्यान रखना है। तो 3 इसमें कॉमन निकलता है, यहाँ आपको x मिल रहा है। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आ रहा है? बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे कि चलिए 3 निकाल लिए, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, तो उनका ये गलती हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 कितने बार में आ रहा है वो यहाँ पर लिखना है, और हम मिला लेंगे कि क्या हमने जो लिखा है, यहाँ भी आप 1 डाल सकते हैं, तो ये वाला और ये वाला टर्म दोनों मिल रहा है या नहीं। अगर आपका ये मिल रहा है तब आप सही कर रहे हैं। तो एक बार अंदर वाले दोनों चीज़ों को लिखते हैं एक ही बार, 2 बार नहीं, एक ही बार, और एक बार बाहर में जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं, x को और +3 को इक्वल टू 0। देखिए रूट्स अब निकलेंगे, किसे रूट्स कहा जाता है ये समझ लीजिए आप। चलिए अब लिखते हैं हम लोग वैन 1x + 2 = 0, 1x इक्वल टू प्लस में है। अभी तुरंत आपको हम इक्वेशन में सिखा रहे थे कि कोई संख्या अगर प्लस में हो तो दूसरे तरफ जाने पे वो माइनस में आ जाता है। x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -2/1 लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं, वैन x + 3 = 0, दैन x इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाके माइनस, यानी कि आपको 2 रूट्स प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 2 रूट्स, यानी आपसे पूछा जाएगा बताइए रूट्स क्या क्या हैं, तो लिखेंगे x इक्वल टू -2 और -3। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर इक्वेशन पूरा प्लस में रहेगा ना, देखिए सब जगह प्लस वाला है, यहाँ भी, तो उसका रिजल्ट माइनस में आएगा। अगर माइनस में रहेगा तो उसका रिजल्ट प्लस में आएगा, ये ध्यान रखना है। एक आप लोग बनाइए, हम भी देखते हैं इसमें, फिर इसमें और भी हम लोग बातें करेंगे। अभी एक आप लोग को हम दे रहे हैं, x² + 13x + 36 = 0, इसको निकालना है आपको। चलो चलिए देखते हैं इसको, आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। इससे फिर उसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 1 डालते हैं और इस पूरे टर्म को फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1x² × 36 = 36x² आया। अब हम 36 को इससे निकालते हैं। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। अगर हमें इसे लिखने के लिए कहा जाए तो 6 × 6 लिख सकते हैं, 18 × 6 लिख सकते हैं, 18 × 2 लिख सकते हैं, सॉरी। इसके अलावा 9 × 4 लिख सकते हैं, और तो कुछ नहीं, 4 × 9 लिख सकते हैं, 2 × 18 लिख सकते हैं। ठीक है, तो और 12 × 3 लिख सकते हैं, और 3 × 12 लिख सकते हैं। देखते हैं हम लोग अब इसमें कि क्या ये टर्म किसी के साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो अगर 13 हमको लाना है, और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस डाला हुआ है, यानी हमें ऐड करने के बाद ही 13 आना चाहिए। तो 6 + 6 तो 13 आएगा नहीं, 18 + 2 भी नहीं आएगा। अगर करते हैं तो 13 भी आता है, और 9 × 4 = 36 भी आ रहा है, यानी ये लग सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको, ऐसे ही हम लोग उतार देते हैं, और इसके बदले में हम लिखते हैं 9x + 4x प्लस, और ये जैसे है वैसे ही, = 0। दोनों में कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया जाता है। आपकी इच्छा है 1 यहाँ रखिए या न रखिए, तो x कॉमन लेने के बावजूद यहाँ पर x आ गया क्योंकि 2x था। इसमें देखते हैं एक x कॉमन में चला गया तो इसके पास सिर्फ 9 बचा हुआ है। इस दोनों में देखते हैं 4 के टेबल में 4 भी आ रहा है, और 4 के टेबल में 4 × 9 भी आ रहा है, यानी कि 4 × 9 = 36। तो दोनों में से 4 निकालते हैं, यहाँ x बचता है, यहाँ से 4 चला जाता है तो फिर
9 बचता है। हमेशा ध्यान देना है कि ये बीच वाला टर्म मिलना चाहिए। अब अगर ये बीच वाला टर्म मिल रहा है तो एक बार इसको लिखते हैं और दूसरा बाहर में जो बचा हुआ है ये x और एक ये +4 = 0 लिख डालते हैं। चलिए अब बात है इसको सॉल्व करने की। वैन x + 9 = 0, x = ये प्लस में उधर जाके माइनस, वैन x + 4 = 0, x = ये प्लस में इधर जाके माइनस, यानी कि आपके रूट्स कितने निकले हैं? 2 निकले हैं, एक है -9, एक है -4। और सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं इसमें कुछ और भी चीज़ें। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन और दे दिया जाए, अब एक नए तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले की अपेक्षा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा पहले, जब तक आप लोगों ने इसे बनाया नहीं है। धीरे धीरे करके हम लोग और भी इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या क्या चीज़ें दिए हुए हैं। क्वेश्चन है 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। इसका हमें निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या इसका वैल्यू आ सकता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इस टर्म को इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा। आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं निकालेंगे। तो 4√3 × 2√3 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 2 जा 8 आ रहा है, और √3 और √3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 आएगा। ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो 8 3 जा 24 आ रहा है। अब हमें 24 को लाना है, किस तरह से इसे लिखा जाए। तो 24 को अगर हम लिखते हैं तो 24 को हम लोग 8 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 12 लिख सकते हैं, 6 × 4 लिख सकते हैं, 1 × 24 लिख सकते हैं, ठीक है। और भी इसके वाइस वर्सा लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसको किस तरह से लिखा जाए कि ये 5x आ जाए। बीच वाले साइन को ध्यान रखिएगा, प्लस में है, ठीक है। यानी कि ऐड करके ही देखा जाए, या देखते ऐड करके आता है या नहीं। तो 8 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 11 आ रहा है, 2 में अगर 12 ऐड करते हैं तो 14 आ रहा है, 6 में अगर 4 ऐड कर रहे हैं 10 आ रहा है, 1 में 24 ऐड कर रहे हैं 25 आ रहा है। तो प्लस करने पे तो आ नहीं रहा है, मल्टीप्लाई करने पे तो 24 ही आएगा, डिवाइड करने पे आएगा नहीं। चेक करते हैं क्या माइनस करके आ सकता है क्या। तो 8 में से अगर 3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, जो हमें चाहिए यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले इसको ऐसे ही लिखना है, फिर हम इस टर्म का यूज करेंगे 8x - 3x, और इसको फिर हम ज्यों का त्यों उतार डालेंगे। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब देखते हैं इसमें, यहाँ रूट्स वाला है, यहाँ भी नॉर्मल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या कॉमन हो सकता है। अच्छा, ये 4 और ये 8 के बीच कुछ तो कनेक्शन है। 4 के टेबल में 4 भी आ रहा है और 4 के टेबल में 8 भी आ रहा है। x भी दोनों में कॉमन हो सकता है, तो हम इसमें से 4x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 4 निकल गया, x निकल गया 1, तो यहाँ बचा है √3 और एक x बचा हुआ है। इसमें देखते हैं, यहाँ से x निकल चुका है और 4 के टेबल में ये 2 टाइम्स में आ रहा है। चलिए अब इसमें देखते हैं। अच्छा, इसमें आसान है कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी कॉमन हम माइनस ले सकते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, तो उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था अलग तरीके से। जब दोनों जगह पे सेम है तो उसमें से कॉमन हम लोग निकाल लिए। अच्छा, अब और देखते हैं इसमें और क्या कॉमन आ सकते हैं। और तो कुछ हमें कॉमन दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 3 को हम लोग √3 × √3 लिख सकते हैं। ये हम पिछले क्लास एक्सपोनेंट में देखे हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों मैच कर रहा है, तो इसको निकाल लेते हैं। अब इसके साथ में बच रहा है ये, यानी कि √3 और x माइनस कॉमन चला गया है, तो अब इसके पास कोई साइन नहीं है तो प्लस वाला साइन आ जाएगा, और ये वाला कॉमन में चला गया तो अब बचा यहाँ पे 2। हमेशा की तरह देखते हैं क्या ये वाला टर्म मिल चुका है। अगर ये मिल चुका है तब इसको हम ऐसे ही लिख डालते हैं, और जो भी कॉमन नहीं निकला था उस टर्म को हम लोग दूसरे ग्रुप में लिख डालते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं। वैन √3x + 2 = 0, वैन √3x
इक्वल्स टू प्लस में, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -2/√3। आप चाहे तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, जिन्होंने रेशनलाइज वाला चैप्टर पढ़ा है वो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं आंसर के रूप में। दूसरा देखते हैं, व्हेन 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0, तो 4x इक्वल्स टू, ये माइनस में इधर जाके प्लस में आ जाएगा, x इक्वल टू √3/4। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने अलग अलग तरीके के देखा, जिसका कि अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का वैल्यू निकाला है। एक बात हम लोग ध्यान देते जाएंगे आगे चल के कि साइन कैसा है और उसका वैल्यू क्या रहा है। बाद में आपको हम एक ट्रिक देंगे जिसमें आप देखते ही बता देंगे कि इसका वैल्यू किस प्रकार का निकलेगा। दो तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल अभी उसको सीक्रेट ही रखा जाए तो बेहतर रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज़रा सा इससे एक लेवल और ऊपर चल कर देखते हैं। तो देखते हैं ज़रा सा, ये अलग क्वेश्चन था और इसमें अल्फ़ाबेट का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को कि इसमें ये वाला टर्म जो है 4 इंटू ये वाला टर्म जो है a² - b², इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरह का फॉर्म में आता है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इस तरह के फॉर्म में आ रहा है। जिन्होंने अल्फ़ाबेट के जिन्होंने अलजेब्रा के फार्मूलाज पढ़े होंगे उनको ये बात पता होगा कि a² - b² इक्वल टू होता है एक बार प्लस में, एक बार ये माइनस में। अच्छा, इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू इंटू टू, और ये इस तरह का। ये तो पता चल गया कि इतना सारा चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और हमको लाना कितना है, हमको लाना है इसमें -4ax। अभी x को हम लोग भूल जाते हैं, अभी हमें लाना है -4a। देखते हैं सॉल्व करके। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें कभी कभी चेक करना पड़ता है कि किस तरह से इसे बनाया जाए। तो हमारे पास में दो टर्म हैं, एक टर्म है a + b वाला, एक टर्म है a - b वाला। देखते हैं दोनों के आगे 2 लगाकर और दोनों के आगे ये प्लस वाला साइन लगा के। तो जब हम प्लस लगाते हैं तो ये क्या आता है, तो +2a आता है, +2b आता है, +2a आता है और प्लस माइनस -2b आता है। ये कट जाता है, यानी हमारे पास बच रहा है ये प्लस में, लेकिन हमको चाहिए किस में, ये माइनस में चाहिए, हमको लाना माइनस में है। तो ये तो सॉल्व होने का कोई तरीका होगा ही नहीं इसमें। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, देखते हैं। इस बार इसको ज़रा सा बदल के, इस बार हम इसके सामने में 2 तो रखेंगे ही, इस बार हम इसके सामने में देखते हैं, एक बार माइनस रखते हैं, एक बार प्लस रखते हैं, ये चेक करते हैं। तो देखते हैं -2a -2b +2a और +-2b। इस बार ये कट जा रहा है, इस बार हमें -4b आ जा रहा है। इस बार भी हमारा नहीं आया। अगली बार देखते हैं इस बार क्या किया जाए इसमें। चलिए इसे भी माइनस करके देख लेते हैं क्या इस बार आ रहा है। तो -2a -2b -2a और +2b। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट रहा है और -4a आ रहा है, यानी कि हमारा जो डिमांड था वो आ चुका है, यानी कि ये वाला इसका एग्जैक्ट क्या है, सूटेबल इसके लिए रहेगा। तो इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं अब हम। तो उम्मीद करते हैं आप इसे ज़रूर समझे होंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं इसको पहले 4x² -2 इंटू जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वहाँ पर a + b और x भी जोड़ देते हैं, फिर -2 इंटू a - b, फिर इसके साथ भी x जोड़ देते हैं और फिर ये वाला टर्म को हम ब्रेक करके लिख देते हैं ऐसे ही। यही होता है इसको सॉल्व करने के बाद। ये तो आप जानते ही हैं, इम्प्लाई डेट का साइन डालें। इस दोनों में अगर हम कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पे भी 2 है, 2 इंटू 2 और यहाँ पे भी है, तो इससे 2 निकाल लिए। x भी दोनों में है, x निकाल लिए हैं। इसके पास एक 2 बचा हुआ है और x भी बचा हुआ है, वो भी निकाल लिए। माइनस है तो माइनस लगा लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से 2x निकल चुका है, बचा है यहाँ पर ये वाला टर्म, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू a तो माइनस, प्लस माइनस b। इसको भी देखते हैं हम लोग इसमें भी। तो यहाँ पे भी ज़रा सा इसको सॉल्व कर लिया जाए, माइनस इंटू माइनस कर देते हैं। अब यहाँ माइनस दोनों में कॉमन ले लिए और देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पर ये वाला टर्म कॉमन, यहाँ पे ये वाला टर्म कॉमन, दोनों में से निकाल लिए हैं।
यहाँ पर बचा हुआ है 2x, तो 2x लिया हम लोगों ने, ठीक है। एक माइनस बचा हुआ है, अब इसको ध्यान में रखना है। और ये तो टर्म कॉमन में चला गया है, बचा है ये टर्म, इसके साथ हम इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू ए, तो माइनस ए, प्लस माइनस माइनस बी। देखते हैं क्या दोनों बीच वाला मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, और इक्वल टू 0 देते हैं यहाँ पे। चलिए बीच वाला मिल रहा है तो इसको ऐसे लिख देते हैं एक बार, और एक बार बाहर वाले को लिखते हैं 2x माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू, इस दोनों को उधर ले जाते हैं तो दोनों इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में, इसलिए दोनों प्लस में आ गया। x इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक वैल्यू तो आपको आ गया है। दूसरा देखते हैं, 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो लिखते हैं इसमें 2x इक्वल्स टू, ये माइनस में इधर जाके प्लस में, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, x इक्वल टू ए माइनस बी, और ये 2 चला जाएगा नीचे। तो यही दोनों इसका आंसर हो गए। तो ये सेशन आप लोगों के लिए इस तरह का हेल्पफुल रहा होगा, उम्मीद करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको बनाकर लाने हैं, इसमें इसको आपको देखने हैं। इसमें अभी वीडियोस के कुछ भाग बचे हुए हैं, आप लोग कुछ क्वेश्चन सिर्फ ध्यान देंगे, अभी लिखना नहीं है इसको, आपको ध्यान देने हैं। आप हमारे इस वीडियोज़ के सहारे ही इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे। हम आपके लिए इस क्वेश्चन को छोड़ जा रहे हैं जो आपको सॉल्व करके आने हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला आपके लिए, 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फिर क्वेश्चन है आपके लिए 4x स्क्वायर माइनस 4ax स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। फिर क्वेश्चन है आपके लिए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस a माइनस 6। ज़रा सा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 5 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं बनाने के लिए। इस 5 क्वेश्चन को आपको बनाकर लाने हैं, ठीक है। और इस 5 क्वेश्चन को बनाएंगे और फिर से आपके लिए हम आगे भी इसमें जो भी फैक्टराइजेशन का पार्ट 2, ये तो अभी पहला पार्ट था, और पार्ट 2 लेकर आएंगे। आप इस वीडियोज़ को देखेंगे, जो भी दिक्कतें लगेगी, जो भी त्रुटियां भी होगी, वो भी आप हमसे शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियोज़ को देखने के बाद किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे शेयर करें। धन्यवाद।